मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक खास कुंडली का अध्ययन आपके सामने दे रहा हूं और इस कुंडली के माध्यम से एक नया राजनेता भारत के लिए मिलने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जब देश की तरक्की होती धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में घूम जाती है। कांग्रेस की एक समय में स्थिति 84 में ये हुआ करती थी कि पूरे भारत में एक छत्र शासन उन्हीं का ही रहा करता था और अब धीरे धीरे ये सिमटता जा रहा है। क्योंकि काल चक्र है, एक बार क्लॉकवाइज जाता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की तरक्की होती है वैसे वैसे समापन होता है। तो अब जो प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन सब का अपना अपना एक अलग अलग स्थान होता है। अभी आपने देखे कि जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने सब उत्तर की तरफ से आए। अब चक्र घुमा फिर पश्चिम की तरफ से। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने पश्चिम की तरफ से बने। उत्तर से लड़े एक अलग बात है, लेकिन आए वो पश्चिम से हैं, गुजरात से वापस आए हैं। और अब फिर चक्र आ रहा है दक्षिण की तरफ। तो आने वाला अभी जो मुख्यमंत्री फिर बनेगा ये फिर घूम फिर कर वापस उत्तर फिर दक्षिण, ये स्थिति बनने वाली। तो पश्चिम से फिर उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर से फिर दक्षिण की तरफ आएगा। तो एक प्रधानमंत्री की संभावनाएं वापस बन रही हैं किसी एक व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का नाम है के अन्नामलाई। ये पहले तो मुख्यमंत्री बनेंगे और साउथ में अपना डंका बजाएंगे। और चूँकि आने वाला समय अब साउथ में बीजेपी के परचम लहराने का समय प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पर सनातन विरोधी बहुत सारी गतिविधियाँ सदियों से चली आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने वहाँ पर अन्य जाति धर्म के लोगों को प्रचार प्रसार का, उनको फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया। और ये देखा होगा कि कई क्षेत्र साउथ के ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हो या ईसाई आबादी हो, ये फिर अत्याचार करने से नहीं चूकते हैं। जबकि हिंदू जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ पर ये आबादियाँ बड़ी आसानी से खुशहाल रूप से रहती हैं। और इसके विपरीत जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है तो उपद्रव शुरू कर देते हैं। उसका एक उदाहरण अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, उदयनिधि स्टालिन का जो दिया था कि सनातन को डेंगू है, मच्छर है, मलेरिया, इसको समाप्त कर देना चाहिए। उसी स्टेट से आते हैं के अन्नामलाई और अब ये बीजेपी के वहाँ पर अध्यक्ष हैं। और अभी तक साउथ के इस तमिलनाडु क्षेत्र की स्थिति थी कि यहाँ पर जयललिता का शासन हुआ करता था या वहाँ पर करुणानिधि का शासन हुआ करता था। वो क्षेत्र दो लोगों में ही बटा रहा। और साउथ की तो पूरी विशेषता यही रही कि वहाँ पर कोई नई चीज़ पनप नहीं पाती। जैसे दूसरे भी हैं, नायडू हैं, वो अपने ससुर की जगह पर आ गए, चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसा वहाँ पर होता रहा है। तो कारण है कि वहाँ व्यक्ति धार्मिक रूप से ज़्यादा है, तो इसलिए उसने इस बात पर भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया और देने की कोशिश की तो सरकारों ने उसको दबा दिया। तो वहाँ की स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। टीपू सुल्तान से ही स्थिति वहाँ बिगड़ी हुई थी, तो अब धीमे धीमे वहाँ सुधरना शुरू हो रही है। और इसलिए अब धीरे धीरे बीजेपी की पैठ वहाँ पर उस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। और उसी पैठ बढ़ने में एक नाम और जुड़ चुका है, वो है किसान का बालक के अन्नामलाई। और ये भी एक किसान का बेटा है। और जब कोई बड़े पद पर अब वो बैठता है तो छोटे घर से आकर ही बड़े पद पर बैठता है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाए कि अब पप्पुओं का ज़माना ख़त्म। पप्पू का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के लड़के, प्रधानमंत्री के लड़के, बड़े बड़े नेताओं के लड़के, ये सब पप्पू हैं। पिता इनके संघर्ष करके वहाँ पहुँचे, लेकिन इनका कोई संघर्ष नहीं रहा है। सिर्फ पिता का पैसा, संपत्ति, उनका नाम और हमें पद दे दो। तो ऐसे लोगों के अंदर कोई फर्टाइल दिमाग भी नहीं होता है और बहुत अच्छे काम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक दो बार जनता ने मौका दे देती है तो ये थोड़े से बढ़ जाते हैं और छोटे मोटे पद को प्राप्त कर चले जाते हैं, परंतु बड़ा पद इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। हालांकि साउथ का भी ट्रेंड चल रहा है। करुणानिधि के लड़के अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनका जो पोता है स्टालिन, वो वहाँ का मंत्री है जो सनातन धर्म को अब चुनौती दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम चर्चा करेंगे कि अन्नामलाई की कुंडली क्या बोलती है और क्या इसके ग्रह योग हैं जिसके कारण ये व्यक्ति एकदम चमकते हुए सितारे की तरह आया और आने के बाद स्थिति को मजबूत करके संभाले हुए है। के अन्नामलाई का सिंह लग्न का इनका जन्म है। शनि मंगल तीसरे स्थान पर,
केतु चतुर्थ स्थान पर, गुरु पंचम स्थान पर, राहु शुक्र सूर्य और बुध हैं दसम स्थान पर, चंद्रमा है द्वादश स्थान पर। और इनका जन्म बुध की महादशा में हुआ है। अभी इनको शुक्र की महादशा 2006 से 2026 तक चल रही है और इसके बाद फिर इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। अब इसमें मैं कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। इनकी कुंडली में 30 से ऊपर राजयोग हैं, ये कम होता है, 8-10 तक 12 तक तो सामान्य कुंडलियों में मिल जाते हैं, लेकिन 20 के ऊपर मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और जो विलक्षण लोगों में ही होते हैं। और उस विलक्षणता में कुछ 5 राजयोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही विलक्षण लोगों में होते हैं, ऑर्डिनरी व्यक्ति में नहीं होते हैं। जैसे मलाबी योग इस कुंडली में बन रहा है, जो हर तरफ से धन संपन्नता से पूर्ण करता है और व्यक्ति की तरक्की को बढ़ाता है और व्यक्ति की प्रोग्रेस लगातार चलती रहे, ये स्थिति को दर्शाता है। दूसरा जो राजयोग नरेंद्र मोदी की कुंडली में है, जो राजयोग योगी जी की कुंडली में है, वही राजयोग इनकी कुंडली में है, चक्रवर्ती सम्राट राजयोग। अर्थात जब ये व्यक्ति पद पर बैठता है तो उसके बाद ये डाउनफॉल इनका नहीं आता है, सिर्फ उस कंडीशन में कि ये व्यक्ति जबान के पक्के बने रहें और नियम के पक्के बने रहें, अपनी जिद को थोड़ा सा नियंत्रित करें, तब ऐसे व्यक्ति को लाभ अच्छा मिलता है। तीसरा है पर्वत योग। पर्वत योग व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति दृढ़ होता है, प्रकृति का प्रेमी होता है, प्रकृति को बढ़ाने में, प्रकृति को नई दिशा देने में, युवाओं को नई दिशा देने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पर्वत योग की विशेषता है। युद्ध कुशल योग। युद्ध कुशल योग तो उनका वैसे भी घटित तो हुआ है इसमें, क्योंकि राजनाथ सिंह को है ये युद्ध कुशल योग, और मुलायम सिंह जी को भी युद्ध कुशल योग था। तो मुलायम सिंह जी भी एक बहुत अच्छी स्थिति में रहे और देश के रक्षा मंत्री भी वो बने थे, तो ये स्थिति इसमें बनती है। और युद्ध कुशल योग में तो पहला तो ये है कि खुद ही IPS अधिकारी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस योग ने IPS अधिकारी बनाया। चूँकि शुक्र की महादशा है, शुक्र राहु का संयोग दसम स्थान पर, राहु केतु का संयोग दसम और चतुर्थ स्थान पर, ऐसा व्यक्ति अधिकारी से इस्तीफा दिलाकर राजनीति में लेकर आया। अब ये राजनीति में झंडे गाड़ेंगे, ये युद्ध कुशल योग बताता है। इसका संतान के बाद भाग्योदय योग। पंचम भाव का गुरु विशेष रूप से इसमें सहायक सिद्ध होता है और संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति कभी भी डाउन नहीं जाता है, लगातार उनकी प्रोग्रेस होती रहती है। लेकिन संतान को राजनीति में इन्हें नहीं लाना चाहिए, उसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मरणोपरांत ब्रह्मवासी योग। यह योग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वर्गलोक से आता है तो वो पूरी दुनिया को चेंज कर देता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जितने भी धुरंधर पैदा हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे कोई भी रहे हों, या बड़े बड़े सम्राट रहे हों, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, ये इनके योग ऐसे हैं, कपिल देव हैं, खिलाड़ियों में बहुत सारे योग हैं जिन इनके मरणोपरांत ये स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग से ही आते हैं, इसीलिए इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जीते जी इनका राजयोग शुरू होता है और जब तक जाते हैं तब तक इनका नाम और इनके कर्म हमेशा याद किए जाते हैं। तो ये जो योग है ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग से आता है, और जब कोई व्यक्ति स्वर्ग से आता है तो देवता होता है और देवताओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसलिए इनकी वाणी भी प्रखर होती है, चलने कार्य करने की क्षमता भी प्रखर होती है, इनके बोलने, हाथ उठाने, हाथों की लंबाई, ये सारे बड़ी विचित्रताएं इसके अंदर होती हैं जो व्यक्ति की तरक्की को दर्शाती हैं, और ये दर्शाती हैं कि हम कहाँ से आए। अमिताभ बच्चन, अलग हाइट, अलग सारे काम, और आज परचम आज भी इस उम्र में उनको सारा काम मिल रहा है। तो ये सब स्वर्ग के लोग हैं और ये वापस स्वर्ग में ही चले जाएंगे, ये यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये अपने जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं उन पर ये काम कर करके आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे कोई इनकी बुराई करे, चाहे इनकी कोई भलाई करे, ये उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इनका काम होता है इनके टारगेट, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना अच्छाई से लेना देना है, ना इनको बुराई से लेना देना होता है। इनका होता है एक टारगेट जिसको लेके पैदा होते हैं, वो सारे काम को करके चले जाते हैं। तो ये योग बड़ा विचित्र है। तो इस प्रकार से इनके ऐसे 30 योग हैं, बाकी के योग तो उनको साधारण से रहते हैं, लेकिन यह वो योग हैं जो व्यक्ति को दर्शाते हैं कि ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, असामान्य व्यक्ति है, असामान्य व्यक्तित्व है।
और यदि हम तमिलनाडु की राजनीति को अभी देखना शुरू करें तो तमिलनाडु की राजनीति में अब करुणानिधि का और जयललिता का, इन दोनों का सफाया हो रहा है। तो जयललिता जी जो पार्टी है AIADMK, अभी जिसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, जैसे ही स्टालिन ने बयान भारतीय संस्कृति के खिलाफ देने शुरू किए तो AIADMK को फिर लगा कि अब हम फिर सरकार में आएंगे, और जब सरकार में आ रहे हैं तो बीजेपी को हम क्यों लेकर चलें, और उस तरीके से कुछ जो उनके साउथ के स्टेटमेंट है उसमें वो अपनी व्यवस्थाएं करते रहे। लेकिन अब ऐसे समय में जब के अन्नामलाई की एंट्री वहाँ पर हो चुकी है, तो इस एंट्री में सबसे बड़ी विशेषता है इनका मंगल और शनि का तृतीय स्थान पर बैठना। मित्रों, सामान्यतः मंगल और शनि का तृतीय स्थान पर बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि उच्च का हो, मंगल के साथ बैठा हो, तब ये विशेष योग बनता है। और इसी योग से ये चक्रवर्ती सम्राट जो और कुशल युद्ध का जो योग बनता है, वो योग इसी से बनता है। और यही कारण है कि अभी जब उनको बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की 25 अगस्त 2020 को, और बीजेपी के अध्यक्ष बने वो 15 जुलाई 2021 को। और ये जो समय था, शुक्र में शनि था और शनि में मंगल चल रहा था। इस समय में उन्होंने बीजेपी की बागडोर संभाली है। और आपने उनके स्टेटमेंट तो देखे होंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल फायर की तरह उनका स्टेटमेंट आता है और उनके सारे काम होते हैं। कार्य करने का तौर तरीका है, उनकी एक अपनी सेना है और उसके अनुसार वे कार्य करते हैं। मोदी जी के कार्य करने का एक अपना तरीका है, उनकी अपनी एक सेना है, उनकी अपनी एक स्टडी है और उस तरीके से काम करते हैं। योगी जी का काम करने का अपना तरीका है, उनकी भी अपनी एक सेना है और अपनी तरीके से वो काम करते हैं। तो ये वो विचित्र लोग हैं जो पूरी दुनिया को बदलते हैं। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के अपने 9 रत्न थे, उनसे उन्होंने काम करवाया। तो ये दूसरे के बजाय अपनी व्यवस्थाओं को करते हैं और उसके थ्रू ये आगे बढ़ाते हैं। तो यही योग के अन्नामलाई की कुंडली में ऐसा है जो इनकी भविष्य को दर्शा रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बनना इनका सुनिश्चित है। अभी तो स्थिति मुझे लगता है कि इनकी इतनी मेहनत के बाद जो AIADMK सोच रहे हैं कि हम अकेले मुख्यमंत्री बना लेंगे, तो ये AIADMK को भूल जाना चाहिए कि अकेले ये वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर इनको बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इनकी सरकार वहाँ पर बनेगी। और रहा सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो उस चुनाव के बाद के अन्नामलाई पूरे भारत में हर व्यक्ति की जुबान पर इनका नाम होगा। ये स्थिति इनके ग्रह योग दर्शा रहे हैं। तीसरा, 23 मई 2026 के बाद इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी और सूर्य इनकी कुंडली में राहु, शुक्र, बुध के साथ विराजमान हैं, जो पूर्ण रूप से एक राजयोग बताते हैं। और 26 के बाद 32 के अंदर, 2026 से 2032 के अंदर ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वैसे तो मैं अभी वहाँ के चुनाव की तारीखें आ जाएं तब मैं इनको बता दूंगा कि कब वहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और मुख्यमंत्री के योग इनके पक्के बनते हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि एक बार आगे बढ़ गए तो फिर ये पीछे नहीं मुड़ते हैं। तो ये के अन्नामलाई की कुंडली है। और ये जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जैसे IPS थे, नौकरी इन्होंने की, नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी, तो व्यक्ति मेधावी भी रहा होगा। जब कोई व्यक्ति UPSC सेलेक्ट कर रहा है, IPS सेलेक्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर योग होंगे। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, अभी तक 72 से 74 वालों का भाग्योदय चल रहा था, अब 80 से लेकर 84 वालों का भाग्योदय आएगा, फिर 2002 से 2007 वालों को भाग्योदय आएगा। तो ये स्थिति इसमें लगातार बन रही है, जो इनकी तरक्की को दर्शाती है। 12वें स्थान पर बैठा हुआ स्वग्रही चंद्रमा भी यह संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर का भक्त होता है। रामेश्वरम के पास ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, और कहीं भी यदि जन्म हो जाए तो रामेश्वरम से और केदारनाथ से उसका विशेष रूप से लगाव होता है। और यदि रामेश्वरम की परिक्रमा करते हैं, कमल का फूल वहाँ पर भेंट करते हैं, तो इस 12वें स्थान के चंद्रमा को विशेष बल प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति की तरक्की लगातार होती रहती है। हालांकि मार्गदर्शन देने का करने का मेरा बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन ग्रह योग ऐसे होते हैं तो इसमें तरक्की होती है। और वैसे दें ना दें, ये व्यक्ति वहाँ जाके रहेगा, स्थिति को सुधारेगा, वो सारी चीज़ें बदलेगा। अब दूसरी बात इसमें है कि लग्न स्थान का स्वामी है सूर्य। ये व्यक्ति के शरीर को दर्शाता है, ये व्यक्ति की रणनीति को दर्शाता है, ये व्यक्ति के सोचने समझने के तरीके को दर्शाता है। तो इस तरीके में जो इनके ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग हैं
इनकी तरक्की के। लग्न स्वामी जब 10वें स्थान पर होता है, व्यक्ति अपनी स्वयं के दम पर अपनी सत्ता खड़ी करता है। तो ऐसा व्यक्ति किसान का बेटा है, खुद ने पढ़ाई की, IPS हुआ, इस्तीफा दिया, राजनीति में आया, अब खुद की दम पर तमिलनाडु को ये व्यक्ति बदल के रहेगा। और भगवान चाहेगा तो 2032 के बाद जैसे ही चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, उस महादशा में ये देश के प्रतिनिधित्व करने में आगे बढ़ेगा। यह बड़े स्तर का एक केंद्रीय मंत्री अवश्य बनेगा। मित्रों, यह थी के अन्नामलाई की कुंडली कि के अन्नामलाई जी कैसे हैं, क्या राजयोग हैं, वो कहाँ जाएंगे और क्या उनकी स्थिति रहेगी। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। यदि चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।